नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से फिर से थोड़ा बहुत न्यूज़ का ज्ञान आज से स्टार्ट करते हैं। आजकल का ज्ञान बिना टाइम लगाए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइंस पर कुछ आपके सामने न्यूज़ है जो मैं कवर करूँगा। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत और न्यूज़ है जो जनरल फैक्ट्स के हैं, जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। आप एक बार हेडलाइंस देख सकते हो। MDH के लिए है, वॉल्केनो की है, रामदेव बाबा के ऊपर है, यूनाइटेड किंगडम की है, एक सबसे बड़ा स्नेक मिला है उसकी है, फॉसिल्स के बारे में, और इनहेरिटेंस टैक्स का है उसके बारे में। बिना किसी टाइम खराब किए पहले न्यूज़ चलते हैं बाबा रामदेव के पास। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, यानी हाल ही के 2-3 दिन पहले ही, आपने सबने अखबार में एक न्यूज़ कटिंग देखी होगी। इसमें बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसने बड़ा बड़ा माफ़ीनामा लिख के दिया है कि हम सभी लोगों से मिसलीडिंग के लिए माफ़ी मांगते हैं। चलिए कैसी न्यूज़ है वो एक बार आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। अगर आपके घर पे अखबार आता है तो आपने देखो मैंने दैनिक भास्कर की कटिंग डाली है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें सब में लिखा है अनकंडीशनल पब्लिक एपोलॉजी। है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं आपको वो बताता हूँ कि बाबा रामदेव ने ऐसा क्यों कहा। ये कहानी बहुत लंबी है, सिंपल चीज़ है। अगर मैं इसे सिंपल में बहुत ही कंसाइज करके समझाऊँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाबा रामदेव ने की कंपनी जो पतंजलि है, उन्होंने लोगों को भ्रमित किया है, लोगों को गुमराह किया है। अपनी दवा को ज़्यादा सेल करने के लिए उन्होंने लोगों को मिसगाइड किया। इसी चीज़ के विरोध में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, यानी डॉक्टर्स का ग्रुप है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके लिए केस दर्ज कर दिया कि बाबा रामदेव लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड तो कर ही रहे हैं, बल्कि अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। इन द सेंस ये कह सकते हो, आप उसको ऐसे समझिए। मैं आपके सामने लाया हूँ, बाबा रामदेव पे 2 आरोप लगे, यानी बाबा रामदेव यानी पतंजलि के ऊपर 2 आरोप लगे हैं। आप सामने देख रहे हैं फोटो में, एक है बाबा रामदेव जी और दूसरे हैं बालकृष्ण जी। पहला आरोप बाबा रामदेव पर यह है कि जब कोविड आया था ना, कोविड-19 जब आया था, तो उस टाइम पर बाबा रामदेव ने कुछ ऐसी दवाइयाँ लॉन्च की जो उन्होंने बोला कि हमारी दवाई उस रोगों को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। देखो कुछ इलाज ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपरली ठीक नहीं किया जा सकता, जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के साथ साथ रहते हैं। जैसे कहते हैं बीपी, आपका डायबिटीज़, ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी प्रॉपरली डाइट ना रखने की वजह से होता है। ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है जड़ से ख़त्म हो जाए कि गोली खाओ ख़त्म हो जाए, लेकिन टेम्पररी ठीक कर सकते हो आप। बाबा रामदेव ने कहा कि हम इस बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देंगे, पहला आरोप। दूसरा आरोप, उन्होंने इस कोविड के टाइम पर वैक्सीनेशन जब चल रहा था, उस टाइम पर बाकी जो दूसरी कंपनियां थी, जो और बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनको गिरा दिया, नीचे गिराने का काम किया। उनका मतलब क्या कहते हैं, उनका अपमान किया। तो इसी के चलते उन्होंने आरोप लगाया। तो आपके सामने अब ये देखिए कि कैसे कैसे टाइमलाइन चला है। 2020 के अंदर बाबा रामदेव ने एक दवा लॉन्च की, कौन सी थी, कोरोनिल नाम की, आपको शायद याद हो, नहीं याद तो देख लीजिए। उसके बाद अब ये एक चीज़ और ख़ास बात है इसमें, आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख रहे होंगे जो मेरा सर्किल जा रहा है कि बाबा रामदेव के साथ एक व्यक्ति और बैठे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये उस टाइम पे जब कोरोना चल रहा था, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इनके साथ आकर दवाई को लॉन्च किया। यही बहुत बड़ी वजह रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी, जो गवर्नमेंट है, उसको भी हाईलाइट कर रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप क्यों बाबा रामदेव का चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि WHO ने जब मान्यता नहीं दी है इस चीज़ को, तो आप कैसे इसको कह सकते हो कि प्रॉपरली लोगों को ठीक कर सकती है। चलिए खैर वो बात की बात है, तो मैं आपको केवल ये समझा रहा हूँ कि 2022 में फिर बाबा रामदेव ने एडवर्टाइजमेंट छपाया। कौन सा, देखिए ये एडवर्टाइजमेंट देखोगे, सारे फंसा की जड़ी एडवर्टाइजमेंट है, ये वाला पुराना, माफ़ी वाला नहीं, ये वाला। ये 10 जुलाई 2022 को आया था। इसमें उन्होंने सामने दिखाया, बहुत सारी बीमारियाँ दिखाई हैं, दिखाया कि हमारे पास इन सब का इलाज है, ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, यानी गलत फहमियों का था। तो आइए मैंने इसी के 17 अगस्त को याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो इन्होंने माफ़ी मांग ली। उस टाइप में माफ़ी मांग ली, तो माफ़ी नाम कैसे मांगा, देखिए आप देखोगे कि इतनी बड़े आरोप लगने के बाद बाबा रामदेव जो इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट छापते हैं इतने बड़े अखबार पर, उन्होंने केवल माफ़ी मांगी एक छोटे से अक्षर में। ये स्टार्टिंग में देखिए, ये 22 अप्रैल को मांगी थी माफ़ी, तो इतने बड़े अखबार में केवल छोटी सी जगह पर। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, तो बाबा रामदेव ये नहीं चलेगा, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। इसलिए बाबा रामदेव ने अब बड़ा एडवर्टाइजमेंट की तरह माफ़ीनामा लिख के दिया है कि हम भविष्य में ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे, लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। हालांकि ये अभी पूरा केस टला है नहीं टला है वो बात की बात है, लेकिन ये जान लीजिए कि बाबा रामदेव की कंपनी जो है वो आजकल न्यूज़ में आई हुई है। चलिए चलते हैं अपने
दूसरे न्यूज़ की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आपको एक जनरल फैक्ट पता रहे। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा, आपको इतना समझ में आ जाए कि यहाँ की दुनिया में चल क्या रहा है, आप ये जान लीजिए। दूसरा है इनहेरिटेंस टैक्स इन द आई ऑफ पॉलिटिकल स्टॉर्म। इसको आप बेसिक से समझिए कि अपने देश के अंदर एक टैक्स लगता नहीं है जिसे बोलते हैं विरासत का टैक्स। आप ये समझिए कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के मर जाने के बाद अगर उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा सरकार रख ले तो आपको तो सर ये क्या तरीका है, ये कौन सा टैक्स बोल रहे हो? ऐसा कोई टैक्स नहीं है हमारे पास, लेकिन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके लिए इंडिया को एडवाइस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट बैठी है, उसे ऐसा काम करना चाहिए देश की तरक्की के लिए। अब ये व्यक्ति कौन है, उनके व्यक्ति में जानेंगे अभी, लेकिन व्यक्ति को जाने से पहले आपको एक मैं मोदी जी की एक छोटी सी न्यूज़ डालता हूँ क्योंकि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। हालांकि 2 न्यूज़ है, इन 2 को मैंने एक में कवर कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने अपनी रैली में एक चर्चा की और उसमें ये बात कही, आपके सामने दिखाई दे रहा है, फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा एक। इसमें बोला है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। अब मैनिफेस्टो क्या होता है ये भी जान लीजिए। मैनिफेस्टो है कि कोई भी पार्टी जब इलेक्शन में उतरती है तो इलेक्शन में उतरने से पहले उसे ये बताना पड़ता है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो आपके लिए क्या क्या फ़ायदे करेंगे, हम आपको क्या क्या चीज़ें देंगे। तो कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो दिखाया, बीजेपी ने मैनिफेस्टो दिखाया। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा लिखा है, ऐसा मोदी जी का कहना है जो अखबार बता रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ ऐसी हैं जो पुराने, जो कांग्रेस के टाइम पे प्रधानमंत्री रहे थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उनके बारे में कि उनका कहना है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा है कि वो सब लोगों के गोल्ड का हिसाब करेगा, यानी हर व्यक्ति के पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, हिसाब करेगा। और इसके बाद जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है उसकी संपत्ति उन लोगों को मिल जाएगी जिनके पास संपत्ति कम है, यानी ज़्यादा लोगों से पैसा उठाकर कम लोगों को दे दिया जाएगा। मोदी जी ने टारगेट कर दिया मुसलमानों के बारे में कि जो संपत्ति का पहला अधिकार है वो मुसलमानों का है, ऐसा मनमोहन सिंह की सरकार में कहा गया, ऐसा मोदी ने कहा। अब आप हो गए पता नहीं क्या बोल रहे हो, आप समझ में आ नहीं रहा, तो चलो मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो झूठ से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, छोटी सी है, मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा नहीं, ये भी हालांकि मेरी वीडियो नहीं, चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है, उसमें आई थिंक आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन आई ये कांग्रेस का मेरी सबसे आवाज़ नहीं आ रही है। माताओं बहनों का सोने का हिसाब तो करेंगे। हाँ, तो मैं आपसे बताता हूँ मोदी जी की वीडियो में है क्या। मोदी जी ने वीडियो में एक चीज़ बात कही है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जो अभी मैं आपको दिखाया ना, मनमोहन सिंह की सरकार में भी बात कही गई थी कि जो लोगों के पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, उसका पैसा उठाकर हम उन लोगों को दे देंगे जिनके पास पैसा नहीं है, यानी जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनको दे दिया जाएगा। तो इन्होंने इस बात की चर्चा चली थी, ये बात चली रही थी, तो कांग्रेस भी आ गई लौट लेकर कि हमने ऐसा नहीं कहा अपने मैनिफेस्टो में। हालांकि कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो में ये बात तो कही गई है कि हम सरकार में आते हैं तो देश के अंदर जितनी भी कास्ट हैं उन सब की हम प्रॉपरली सेंसस कराएंगे, जनगणना करेंगे, उनके पास जिसकी संपत्ति है हम उसकी भी जनगणना करेंगे। फिर आते हैं दूसरी न्यूज़ पर। अभी आपको दूसरी न्यूज़ चल के रही है, आपके सामने दूसरे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, सैम पित्रोदा। ये इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन पहले ये किसी ज़माने में राजीव गांधी के एडवाइज़र हुआ करते थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बोला है टैक्स के लिए कि इंडिया को ऐसा लगाना चाहिए टैक्स जिसके तहत किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद, यानी किसी व्यक्ति की संपत्ति जो है वो उसके जाने के बाद आधी संपत्ति सरकार को मिल जाए। इन्होंने ये भी कहा कि ये टैक्स ऑलरेडी यूएसए में चल रहा है। हालांकि इन्होंने जो बात कही यूएसए में चल रहा है वो पूरे यूएसए में नहीं चल रहा है, वो केवल यूएसए के केवल 6 राज्यों में चल रहा है, और उसमें भी 45% जो है उसका पैसा सरकार के पास जाता है, बाकी 55% उसके मालिकाना हक बन जाता है। देखिए आपके सामने लिखा है कि इसे विरासत का टैक्स कहा जाता है, जिसे कह सकते हैं हेरिटेज टैक्स, जिसका नाम मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, सिंपल है चीज़ कि उन्होंने कहा है कि भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% जो प्रॉपर्टी है उसके बच्चों को मिलती है, जबकि 55% जो सरकार जो प्रॉपर्टी थी उस पर सरकार का हक हो जाता है। ये बहुत ही अलग विचित्र कानून है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है। चलिए तीसरी न्यूज़ क्या है, वो है ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने रिसेंटली एक बिल पास किया है, यानी एक लॉ बनाया है जिस लॉ में कहा गया है कि ब्रिटेन में रहने वाले जो रिफ्यूजीज़ हैं, यानी जो लोग बाहर से आए हुए हैं ब्रिटेन में रह रहे हैं, उन लोगों को वो वहाँ से उठाकर रवांडा नाम के एक देश में भेज रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है कि
कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रिटेन चले जाते हैं। अब जैसे मूवी है ना डंकी, वैसे डंकी रूट से बहुत सारे लोग भी चले जाते हैं ब्रिटेन के अंदर। अब ब्रिटेन की सरकार वो है, वहाँ रूल ऐसा है कि वहाँ अगर कोई रिफ्यूजी आता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जिस व्यक्ति को खाना पीना भी नहीं मिल रहा है तो जेल में तो कम से कम मिलेगा, 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी मिलेगी, तो वो मारते नहीं हैं। अब उनके पास इतनी आबादी बढ़ गई है, इतने रिफ्यूजीज उनके पास आ चुके हैं कि उनके पास लोगों को, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। तो इसलिए ब्रिटेन की संसद ने एक बिल पास किया कि हम एक काम करते हैं, जो अवैध शरणार्थी हैं, यानी अवैध जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आए हैं, हम उनको अफ्रीका का एक देश है रवांडा, वहाँ पर भेजेंगे ताकि उनका वहाँ पर ध्यान रखा जा सके। तो पहले एक बार ये देखते हैं कि सर ये रवांडा और ब्रिटेन है कहाँ पर। न्यूज़ तक समझ में आएगी ना, चल कर आए। देखिए आपको मैप दिखाई दे रहा है, पूरा वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप को आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो पहले वर्ल्ड मैप को पढ़ने का तरीका समझिए। वर्ल्ड मैप को हम बीच में से डिवाइड करते हैं ऐसे, देता हूँ क्योंकि यूके से सीधे लाइन आ जाएगी। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा है नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा मेरा साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो वेस्ट वाला हिस्सा आ गया ये वाला वेस्ट, राइट, और राइट में चले जाते हैं ईस्ट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सर इस यूके की, है यूके, दिख रहा होगा आपको यूके, जिसकी कैपिटल लंदन है। और अफ्रीका का एक देश है रवांडा। देखो ये सब अफ्रीका से इतना कॉन्टिनेंट है, वो अफ्रीका ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बहुत इतू सा देश है यहाँ पर रवांडा नाम का। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की आपको। ये दिखाई दे रहा है, ये है रवांडा नाम का देश, बहुत छोटा सा देश है सर, ठीक है। लेकिन आपको सर रवांडा रख क्यों रहा है ऐसे, मतलब रवांडा में लोग कम है क्या? नहीं भाई, रवांडा में भी ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रवांडा को ये यूके की गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है कि आप इनको रखो, हम आपको पैसे देंगे इनको संभालने के लिए। तो रवांडा वैसे भी थोड़ा गरीब देश है, तो रवांडा ने कहा कम से कम कुछ तो आएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको इसकी और थोड़ा सा जूम कर दिया। ये है रवांडा, जिसकी कैपिटल है किगाली। ये चीज़ याद रखा कीजिए, किगाली, ठीक है। ये आदेश है जिसपे बात चल रही है। चलो अभी पीछे चलते हैं। तो इतना समझ में आ गया आई होप कि भेज कर रहे हैं कि ताकि अब 3000 करोड़ रुपये, 3000 करोड़ रुपये दे रही है ब्रिटेन इनको संभालने के लिए कि आप अपना इनका ध्यान रखना, इनको रोज़गार देना, इनको घर देना, बस इसलिए। तो केवल आपको ये समझाना था मुझे। चलते हैं सर अगली न्यूज़ पे, अब जल्दी रिकवर करते हैं, सेशन होना लंबा हो जाएगा। वोल्केनो इरप्ट ऑन जुपिटर सैटेलाइट। मेरा मुद्दा ये नहीं है आपको बताने के लिए कि जुपिटर, लेकिन काम की चीज़ तो जुपिटर पर सैटेलाइट कौन से हैं, कितने हैं और कौन से सैटेलाइट है, सिर्फ आपका वोल्केनो पता है। अभी नासा का एक सैटेलाइट है, ये सुन लीजिए। हम सब जानते हैं सैटेलाइट होता क्या है। देखिए जैसे सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, यानी एक ऑब्जेक्ट घूमता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं प्लैनेट, लेकिन किसी प्लैनेट के चारों तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसे बोलते हैं हम सैटेलाइट। जैसे अर्थ की भी सैटेलाइट है, उसका नाम है हमारा मून, नेचुरल सैटेलाइट है। ऐसे ही जुपिटर की भी सैटेलाइट है बहुत सारी, लगभग जुपिटर की 95 सैटेलाइट हैं। आप ये शौक हो जाओगा आपको 95, हमने बचपन में तो बहुत कम पढ़ा था, लेकिन ये रीसेंट है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट डेटा है जो मैं आपको बताया 95 है जो बताई जा चुकी है। इसमें भी पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ी सैटेलाइट भी जुपिटर के पास है, नाम है गैनीमेड, सुना होगा आपने गैनीमेड का नाम, ठीक है। लेकिन वोल्केनो यहाँ नहीं फटा। नासा ने भी मैंने बताया कि नासा ने अपना एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा हुआ है जो जुपिटर की सतह की रिसर्च कर रहा है, उसका नाम है जूनो। जूनो नाम का सैटेलाइट है, जैसे हमने भेजा ना चंद्रयान भेजा था चंद्रमा पे, ठीक है। आदित्य एल 1 भेजा सूरज की स्टडी के लिए, गगनयान भेजने वाले हैं भविष्य में, तो ऐसे ही जूनो भेजा था। इस जूनो ने बताया फोटो खींचकर कि जुपिटर की एक सैटेलाइट है, उसका नाम है आयो। इस सैटेलाइट के ऊपर उन्होंने वोल्केनोज इरप्ट होते हुए देखे हैं, मतलब उन्होंने फोटो खींच के भेजी है। तो आपको मैंने बताने का मोटिव यही था कि जुपिटर के पास कितनी सैटेलाइट है, याद रखिए 95 है, ठीक है। और कौन कौन सी सैटेलाइट है, सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेड, दूसरी है यूरोपा और तीसरी जो है बड़ी सैटेलाइट है वो है आयो, ठीक है। ये 2023 के डेटा के हिसाब से है इतना। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ के लिए। नेक्स्ट है जो आपने सुना ना एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाले सच एमडीएच, तो एमडीएच और एवरेस्ट मसाले इनको बैन कर दिया गया है दोनों को। कहाँ पर? हांगकांग और सिंगापुर के अंदर। इन शॉर्ट अगर बताएं तो रीज़न क्या बताया गया है, हांगकांग और सिंगापुर का कहना यह है कि इन मसालों के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं। इसका नाम क्या है? तो एथिलीन ऑक्साइड्स देखने को मिला है। इसका यूज़ पेस्टिसाइड में किया जाता है, मतलब सर आप एग्रीकल्चर के अंदर जो आपके कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है ना सर, वो केमिकल इसके अंदर देखने को मिला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हांगकांग और सिंगापुर कह रहा है।
इसलिए उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के मसालों को बैन करते हैं, हम इंडिया से मसाले नहीं मंगाएंगे। हालांकि देखो इससे फ़र्क तो पड़ेगा, इंडिया के मार्केट में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी न्यूज़ आती है कि मसाले बैन हो रहे हैं, जबकि MDH का मसाला तो बहुत पुराना है, ये दादाजी भी चले गए, ये पहले जिंदा थे, अब तो इनकी जगह कोई और दादाजी आए हुए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो थोड़ा सा कंसर्न करने वाली बात है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो अथॉरिटी है, जो FSSAI अथॉरिटी है, उसको बोला है कि इसकी जांच की जाए। ठीक है, चलते हैं सर नेक्स्ट पे। हाँ, इसी के साथ एक न्यूज़ और जोड़ देता हूँ, आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक और भी है, केवल इतना ही नहीं, MDH के अलावा एक कंपनी और भी है, ये तो इंडियन है, एक कंपनी और भी है नेस्ले की, ये दूसरी न्यूज़ है जो एक साथ मैं इसके साथ देता हूँ। नेस्ले की एक कंपनी, आपने नेस्ले कंपनी का एक प्रोडक्ट है सेरेलैक्स, देखा होगा आपने, छोटे बच्चे खाते हैं सेरेलैक्स, उस कंपनी के ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए हैं बहुत सारे अब। हालांकि ये बताया गया है, हमारी जो एजेंसी है, इंडिया की एजेंसी, उनका कहना यह है कि नेस्ले जो प्रोडक्ट बना रहा है, ये नेस्ले US की कंपनी है, ये अपना प्रोडक्ट बेचता है सेरेलैक्स। ये क्या है, एक छोटे बच्चों को पिलाने का पाउडर होता है, जिसमें छोटे बच्चे बेबी फीडिंग करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, लेकिन जो बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते हैं, यानी उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता, तो उन्हें सेरेलैक्स दे दिया जाता है, बट हल्का होता है। लेकिन इसके अंदर बताया गया है हमारी भारत की एजेंसियों ने कि इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, शुगर की क्वांटिटी जितनी बच्चों को देनी चाहिए उससे ज़्यादा है काफ़ी। तो इस पर रोकथाम करने के लिए बोला है कि इसको भी थोड़ा चेक किया जाए, ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो उन्हें डिसीज़ ना हो जाए, तो प्रॉब्लम ना हो। चलिए आते हैं साहब, ये सिंगापुर जानो भैया, सिंगापुर कहाँ है, कहोगे सर सिंगापुर नहीं बताया मैप के अंदर। थोड़ा ये चीज़ इसलिए मैं आपको लाया हूँ मैप को, ताकि आपको समझ में आए कौन सा देश कहाँ है। सिंगापुर जो इतना अमीर देश है दुनिया के अंदर, बहुत रिच कंट्री है ये, और क्यों कितना छोटा सा है, इतना छोटा सा है सर ये, इतना छोटा सा इतू सा देश है ये देख रहे हो। इंडोनेशिया तो बहुत बड़ा है ये, हमारा ये समझ लो श्रीलंका से भी बहुत छोटा है ये, यहाँ पर सिंगापुर, और ये इतना अमीर देश है क्योंकि जिस जगह से जाता है, यहाँ एक रास्ता है, स्टेट है मलक्का स्टेट, इस स्टेट से यहाँ से सब जितने भी जहाज़ हैं वहाँ से पास आउट होते हैं। तो इस तरह से एक ये समझ लीजिए कि एक ढाबे का काम करता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ से हम ढाबा मिलता है, हम ढाबे पे रुके हैं, ढाबा भी माला माल हो जाता है। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि मलक्का स्टेट के पास ये एक ऐसी जगह बनी हुई है सिंगापुर, यहाँ सारे के सारे जितने बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, यहाँ बहुत सारी कंट्री के जहाज़ आते हैं, रुकते हैं, स्टे करते हैं, सामान खरीदते हैं, अपना तेल डलवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टे करते हैं, इसलिए बहुत रिच माना जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया के अलावा हांगकॉन्ग में जान लेते हैं सर, हांगकॉन्ग का है, तो हांगकॉन्ग कहाँ है सर, हांगकॉन्ग ये रहा, चाइना के जस्ट नीचे देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, इसके जस्ट नीचे इतू सा देश फिर आपको हांगकॉन्ग ये रहा, ऑटोनोमस कंट्री अपने आप में ये। हाँ, इसके अलावा एक न्यूज़ इसी के साथ जोड़ देता हूँ, एक और अभी अगली न्यूज़ यही है, चाइना के अंदर एक जगह है गुआंगडोंग प्रोविंस, ऊपर देख रहे हो आप मैप में, ये चाइना की ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सुनने में सा भी आया है कि ये हिस्सा ढक रहा है बहुत, दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूँ, ये हिस्सा जो है वो ज़मीन के नीचे दबता जा रहा है। आपको सही कौन सी न्यूज़ बता दी, क्या क्या बता रहे हो आप। देखो अगर बात करें चाइना की, तो चाइना की अगर हम पूरी बात करें ना, चाइना का लगभग 90% हिस्सा जो है वो इसके ईस्ट में रहता है, मात्र ये पूरे इतने हिस्से में 10% आबादी रहती है चाइना की, 10% आबादी केवल इतने हिस्से में रहती है, 90% इतने हिस्से में रहती है, क्योंकि थोड़ा से ये एरिया क्लाइमेटिक जो है यहाँ का वो इतना अच्छा नहीं, क्लाइमेट यहाँ का अच्छा नहीं है, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, अर्बन एरिया काफ़ी यहाँ ज़्यादा है। तो हुआ है कि अब इतनी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी हैं, तो बिल्डिंग बनने की वजह से क्या होगा, नीचे का पानी जब आप निकाल लोगे तो नीचे क्या रह जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, नीचे पानी है, आपने ऊपर बिल्डिंग बना, नीचे पानी है, ऊपर आपकी ज़मीन है, आप सारा पानी निकालो, नीचे वैक्यूम हो गया, तो जब वैक्यूम हो जाएगा तो ऊपर से मिट्टी धसेगी नहीं धसेगी, तो बस वही चीज़ हो रहा है, धीरे 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 आपकी जो चीज़ें हैं वो धस रही हैं। एग्जैक्टली इतना ही नहीं, केवल चाइना ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, चाइना के अलावा और भी देश हैं, जैसे एक देश है जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल, ठीक है, एक है न्यूयॉर्क, सुना होगा सर, ये भी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जो धस रही हैं नीचे, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ एजेंसीज कह रही हैं, आपको लगता हो ऐसा झूठ बोल रहे हैं, देखिए सामने आपके चीन की कुछ 4 बहुत रोचक बातें, और सब न्यूज़ में लाया हूँ, कटिंग करके लाया हूँ, मेरी खुद की कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, दैनिक भास्कर है, कुछ इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि पिछले इतने कई सालों में चाइना कितना डूब चुका है, और कॉन्टीन्यूसली अभी भी डूब रहा है, लगातार धसता जा रहा है नीचे, मकान देख सकते हो धस गया है।
अब दूसरी न्यूज़, एक न्यूज़ कटिंग की कि केवल चाइना ही नहीं, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू जकार्ता लैंड इन मैनी कोस्टल सिटीज इन सिंकिंग फास्टर देन सी लेवल आर राइजिंग। जितनी तेज़ी से आपका समुद्र का लेवल नहीं बढ़ रहा है, ये उतनी तेज़ी से डूबते जा रहे हैं। तो कंसर्न करने वाली बात है, सोचना चाहिए हमें। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। यह है हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक के बारे में। रिसेंटली इंडिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर जगह है गुजरात के अंदर, कच्छ, सुना होगा आपने, रण ऑफ कच्छ। यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ रिसर्च की है कि वहाँ पर एक स्पेशीज़ के कुछ फॉसिल्स मिले हैं, कुछ हड्डियों के कह सकते हो, कुछ कंकाल कुछ ऐसे तत्व मिले हैं। उन्हें चेक किया गया तो पता लगा कि सर वो स्नेक के हैं, और स्नेक भी वो दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक बन गया है ये। इससे पहले जो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक था वो था टाइटेनोबोआ। लेकिन सर इसको भी पीछे करके दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक जो बना है, उसे हमने एक नया नाम दिया है। उसे नाम दिया है भगवान शंकर के जो गले में नाग है। अब आपके मन में जिसको याद आ रहा है वो कमेंट में डाल दो, भाई भगवान शंकर के गले में जो नाग है उसका नाम क्या है, देखते हैं किसको पता है। देखिए, fossils of possibly target snake to have ever lived found in the Kutch scientist say कि अब तक का सबसे बड़ा स्नेक हमें देखने को मिला है, जिसकी लेंथ लगभग 11 से 15 मीटर लंबी होगी, बहुत लंबी है साहब, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और लिखा हुआ है, देखो टाइटेनोबोआ आपका सामने मैंने फोटो दिखा दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का ये था, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ये था, लेकिन अब इसको भी पछाड़ने वाला जो आया है उसका नाम है वासुकी, यानी भगवान शंकर के जो गले में है आप ये नाग देखते हो, ये है वासुकी। बच्चों को मन में आ रहा होगा शेषनाग, तो यही पढ़ा है ना आज तक, शेषनाग नहीं है, शेषनाग भगवान विष्णु जी का है। तो यह है वासुकी। ये मैंने दूसरा अभी एक और दिखाया है, आपने देखा होगा समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन में जो नाग का यूज़ हुआ था, ठीक है, तो वो भी वासुकी था। तो वासुकी इंडिकस नाम का एक स्नेक है जो अभी हाल ही में मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सारी न्यूज़ हटके कुछ दो चीज़ ऐसी हैं जो अभी आज का इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में आपको चीज़ पता होनी चाहिए। आपने देखा है इलेक्शन के टाइम पे लोगों के हाथ में इंक लगाई जाती है। मेरा समझाने का आपको यही है ताकि आपको एक जनरल सी चीज़ पता हो। इस इंक को हटाने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। कोई ऐसी आपके पास इरेजर नहीं है जो इसे हटा सको, क्योंकि ये आपकी स्किन में मिल जाती है। ये क्यों लगाई जाती है पहले ये जान लीजिए, ताकि कोई दोबारा से वोटिंग करने ना आए। वही सिंपल, एक मैंने लगा दिया, अगली बार कोई वोटिंग दोबारा दिन लेना आए। वरना ऐसे अगर बार बार कोई ना कोई हर बार एक वोट देता आता रहेगा, कंटिन्यूसली कई सारे वोट दे सकता है एक व्यक्ति, अगर ये इंक ना लगाई जाए तो इंक एक पहचान है कि आपने वोट दे दिया, इट मीन्स अब आप घर जाइए। लेकिन 10 से 15 दिन तक अब ये हाथ से हटेगी नहीं। फिर क्यों नहीं हटेगी, तो इसके अंदर आपको जानना है इसके अंदर क्या मिला होता है, ये काम की चीज़ है। तो सिल्वर नाइट्रेट नाम का इसके अंदर क्या है, एक क्या कहते हैं केमिकल मिला हुआ है जिससे बनी हुई है एक सिल्वर नाइट्रेट। होता क्या है, सिल्वर नाइट्रेट हमारी बॉडी के अंदर सोडियम है ना, उससे रिएक्शन करता है, सोडियम से रिएक्शन यानी आपके नमक से रिएक्शन करके बनाता है सिल्वर क्लोराइड, जो हमारी बॉडी सेल के साथ जुड़ जाती है। और जब तक हमारी सेल खत्म नहीं होंगी, डेड नहीं होंगी, तब तक ये आपके हाथ पे चिपका रहेगा, इसलिए बहुत टाइम लगता है सेट में। तो आपको समझाने के लिए था। पहली बार यूज 1962 में हुआ था। ये बनाने वाली कंपनी इंडिया में केवल एक ही है, मैसूर पेंट्स, ठीक है। चलते हैं अगले वीवीपैट के ऊपर। आजकल एक और न्यूज़ चल रही है, ईवीएम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन के टाइम यूज़ होती नहीं होती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान पर खारिज कर दी गई है। न्यूज़ क्या है समझ लीजिए। मैं आपको समझाने से पहले एक बता दूँ चल क्या रहा है मैटर, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ा सा ऊपर से बाउंस ना हो जाए आपके, तो मैं कोशिश करूँगा समझाने की। पहले जान लीजिए ये क्या है, ये इसको देखना बाद में, पहले इसको देखो क्या लिखा है। ये वाला हिस्सा आप जब वोट देने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट रखा होता है आपके पास, यही है ईवीएम। इस ईवीएम पे बहुत घोटाले का आरोप लगते हैं। जब चुनाव होते हैं, जो पार्टी जीतती है और जो हारती है ना, हारने वाली पार्टी जीतने वाली पार्टी पर आरोप ये लगाती है कि साहब ये हैक हो गया होगा, कंप्यूटराइज है, इसमें बटन दबाएंगे एक, तो बटन चाहे किसी को भी दबाओ, जीतने वाली पार्टी ही उसका ही वोट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक ज़रूर है, लेकिन ये हैक नहीं हो सकती। होता क्या है, देखिए पहले सबसे पहले आप जाते हैं बूथ में, तो आप जैसे बटन में दबाते हैं तो आप पहले देखेंगे कि सबके आगे ना एक रेड कलर का सिंबल भी है, यानी लाइट जलती है उसमें, सबके आगे सिंबल लगे हुए हैं सारी पार्टीज़ के, उसके नाम लिखे हैं कैंडिडेट के, ये कैंडिडेट ये कैंडिडेट। आपको जिस कैंडिडेट को वोट देना है आप उसके आगे बटन दबा दीजिए। जैसे बटन दबाएंगे यहाँ पर रेड कलर की लाइट बीप होगी,
इतना ही नहीं, इसके पास में एक आपको ये बॉक्स लगा मिल रहा है, ये डस्टबिन नहीं है, ठीक है, ये डस्टबिन नहीं है, ये सोचो डस्टबिन है। इसके अंदर आपको यहाँ दिखाई देगा एक पर्ची ऐसा, जैसे आप जिसमें वोट देते हो यहाँ पे स्लिप बनकर आती है। उस स्लिप में क्या लिखा है, कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, उसमें एक सिंबल लगा होता है और इसमें पता होता है कि आपने इस व्यक्ति को वोट दिया है। सिंपल है, यानी क्रॉस चेक करने का ही तरीका है, जिसमें आपको बता दिया कि ये तरीका है कि आपने वोट दिया है, ये क्लियर है या नहीं है, यानी आपको जो आपने वोट दिया है ये सही है नहीं है। ये 7 सेकंड तक रहता है। एक स्लिप है, ये समझिए एक पर्ची आती है निकल के अंदर, जो आपके हाथ में नहीं आती है, अंदर ही दिखाई देती है और अंदर ही बैठ जाती है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो हमारी अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने ये कहना था कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो धांधली करती है, स्कैम करती है, वो जीत इसलिए रही है क्योंकि ईवीएम में घोटाला हो जाता है। तो उन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि हम चाहते हैं कि इस वीवी, इसका नाम है वीवीपैट, ये याद रखिएगा, इसका नाम है वीवीपैट, ये वोटर का वेरिफिकेशन का फुल फॉर्म बताता हूँ, कोई फुल फॉर्म एग्जैक्टली मुझे ऐसा याद नहीं है, ठीक है। तो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ट्रेल क्या है, इस तरह से एक घूमने वाला चक्का सा है, जिसमें अंदर से क्या है, पेपर निकलता रहता है लेकिन हाथ में नहीं आता। पेपर वेरीफाई हो जाएगा जो आपने किया है, जिसमें वोटर ने जिसको वोट दिया है वो पेपर जो है वो वेरीफाई करने की एक मशीन है, ठीक है। तो होता क्या है, ये आप जैसे इसमें देखेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपने इस व्यक्ति को वोट दिया है या नहीं दिया है, और वोट दिया है तो बस। कांग्रेस का कहना ये था कि ये पेपर जो निकलता है इसमें, ये पेपर अगर लोगों के पास आ जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। यानी हम चाहते हैं कि जो इसमें स्लिप दिखाई दे रही है वो स्लिप बाहर निकल के आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिमांड को खारिज कर दिया है। ये आपको न्यूज़ देखी ना, आपको मैंने अभी बताई थी, वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान की मांग खारिज कर दी गई है, कि दोनों को मैच करना 100% खारिज कर दिया गया है। उनका कहना यह था कि हम चाहते हैं कि जैसे इसकी वोटिंग की काउंटिंग होती है ऐसे इसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, 100% ठीक है जब इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है। और इसके अंदर स्लिप निकलती है उसमें माइनर सी मिस्टेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि इंसान ह्यूमन एरर कर जाता है, जो नॉर्मल चीज़ है। और अगर इसकी स्लिप हम लोगों को देते हैं तो ये प्राइवेसी का लोगों का इशू बन सकता है, इसलिए इस चीज़ के लिए खारिज कर दी है। तो आपको मैंने एक चीज़ नॉर्मली बताना था कि वीवीपैट क्या है, कैसे इलेक्शन में वोट डलता है और ये डब्बा रखा होता है कैसे काम करता है, ठीक है। साथ साथ दिखाया ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट पर एक स्लिप प्रिंट करती है जो 7 सेकंड तक दिखाई देती है। इसके बाद वीवीपैट मशीन के अंदर चली जाती है। स्लिप में होता क्या है, तो वही वोटर जिसे आपने वोट दिया है उस कैंडिडेट की पार्टी का नाम, सीरियल नंबर और चुनाव चिन्ह होता है। ये चीज़ मैंने आगे दिखाई है, आगे इसमें देखेंगे तो यही चीज़ लिखी है और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो आज के लिए मैं अपना सेशन यही रखता हूँ। पसंद आया हो तो कहना ना पड़े, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, वरना तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती किसी के लिए है नहीं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।